नमस्कार। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी सोचा है कि अगर कोई आपके लिए काम कर रहा है और उससे कोई गलती हो जाए, तो क्या उसकी जिम्मेदारी आपकी भी हो सकती है? या फिर क्या हर गलती की कोई सजा होती है, या कानून में कुछ बचाव के रास्ते भी हैं? आज हम टॉर्ट लॉ के इन्हीं मजेदार पहलुओं को समझने वाले हैं, यानी कि प्रत्यायोजित दायित्व और सामान्य बचाव। तो आज हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये समझेंगे कि कैसे किसी और की गलती की जिम्मेदारी किसी दूसरे पर आ जाती है। फिर एक बहुत बड़ा सवाल उठाएंगे, क्या सरकार पर भी केस हो सकता है? इसके बाद हम जानेंगे कि आखिर दोष की सीमा कहाँ जाकर खत्म होती है। और आखिर में हम उन कानूनी ढालों की बात करेंगे जो किसी को दायित्व से बचा सकती हैं। तो चलिए पहले सिद्धांत से शुरू करते हैं। प्रत्यायोजित दायित्व या विकेरियस लायबिलिटी। सुनने में यह थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब एकदम सीधा है। करे कोई और, भरे कोई और। लेकिन सवाल यह है कि कानून ऐसा होने ही क्यों देता है? इसके पीछे एक खास लॉजिक है। आइए उसे ही समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रत्यायोजित दायित्व का पूरा खेल एक विशेष संबंध या स्पेशल रिलेशनशिप पर टिका है। कानून का मानना है कि अगर कोई किसी और से अपने फायदे के लिए काम करा रहा है, मान लीजिए एक कंपनी अपने कर्मचारी से, तो उस काम से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी भी उसी की होनी चाहिए। बस यही इस सिद्धांत का सार है। इसका पहला उदाहरण है मालिक और एजेंट का रिश्ता। सोचिए आप किसी कंपनी के एजेंट से कोई डील कर रहे हैं। अगर वो एजेंट आपके साथ धोखा कर दे, तो आप सीधा कंपनी पर केस कर सकते हैं। लॉयड बनाम ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी केस में बिल्कुल यही हुआ था। एक लॉ फर्म के क्लर्क ने क्लाइंट के साथ धोखाधड़ी की। फर्म ने कहा, अरे हमें तो पता भी नहीं था, पर अदालत ने कहा, क्लर्क आपके लिए काम कर रहा था, इसलिए जिम्मेदार भी आप ही होंगे। अब आते हैं सबसे आम रिश्ते पर, मालिक और कर्मचारी का। अगर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान कोई गलती करता है, तो मालिक जिम्मेदार होता है। लिम्पस केस इसका एक क्लासिक उदाहरण है। एक बस कंपनी ने अपने ड्राइवरों को साफ मना किया था कि रेस नहीं लगानी। फिर भी एक ड्राइवर ने रेस लगाई और एक्सीडेंट कर दिया। जानते हैं अदालत ने किसे जिम्मेदार ठहराया? कंपनी को। क्यों? क्योंकि ड्राइवर बस चलाने का ही तो काम कर रहा था, भले ही उसने वो काम बहुत ही गलत तरीके से किया। अच्छा, किसी कंपनी या व्यक्ति की बात तो ठीक है, पर तब क्या होगा जब गलती खुद सरकार से हो जाए? अगर कोई सरकारी कर्मचारी लापरवाही करे, तो क्या सरकार पर मुकदमा हो सकता है? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है, और इसका जवाब हमें मिलता है राज्य के दायित्व यानी स्टेट लायबिलिटी के सिद्धांत में। देखिए, कानून सरकार के कामों को दो तरह से देखता है। एक होते हैं संप्रभु कार्य। ये वो काम हैं जो सिर्फ और सिर्फ सरकार ही कर सकती है, जैसे देश की रक्षा करना या कानून व्यवस्था बनाए रखना। पुराने समय में इन कामों में हुई गलती के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं होती थी। और दूसरे होते हैं गैर संप्रभु कार्य, जैसे सरकारी बस चलाना या अस्पताल चलाना। ये काम तो कोई प्राइवेट कंपनी भी कर सकती है ना। तो इन कामों में हुई गलती के लिए सरकार को एक आम मालिक की तरह ही जिम्मेदार माना जाता है। कस्तूरी लाल बनाम यूपी राज्य का केस इसी बहस का एक बहुत ही जरूरी उदाहरण है। हुआ ये कि पुलिस ने किसी का सोना जब्त किया और फिर उनकी लापरवाही से वो सोना गायब हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने कहा कि पुलिस का काम एक संप्रभु कार्य है, इसलिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। अब सोचिए, किसी का कीमती सामान सरकारी लापरवाही से खो जाए और उसे कोई मुआवजा भी ना मिले। इसी वजह से इस फैसले की बहुत आलोचना हुई, और अब कानून का झुकाव इस तरफ है कि पुलिस की लापरवाही के लिए भी राज्य को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। चलिए, ये तो मान लिया कि गलती हुई और कोई जिम्मेदार भी है, पर सवाल ये है कि जिम्मेदारी की सीमा क्या है? मतलब, अगर किसी के एक छोटी सी गलती से घटनाओं की एक लंबी चेन शुरू हो जाए, तो क्या वो हर एक नतीजे के लिए जिम्मेदार होगा? कानून इसी सवाल का जवाब नुकसान की दूरस्थ या रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस के सिद्धांत से देता है। जरा सोचिए, क्या किसी व्यक्ति को अपने काम के हर एक परिणाम के लिए जिम्मेदार ठहराना सही है, चाहे वो परिणाम कितना भी अप्रत्याशित यानी अनएक्सपेक्टेड क्यों ना हो? कानून इसी मुश्किल को हल करने के लिए कुछ खास टेस्ट का इस्तेमाल करता है। देखिए, पहले कानून का नियम बड़ा सीधा था। इसे प्रत्यक्ष परिणाम का परीक्षण कहते थे। मतलब, अगर आपकी गलती से सीधे तौर पर कोई भी नुकसान हुआ, तो आप जिम्मेदार हैं, भले ही वो नतीजा कितना भी अजीब क्यों ना हो। लेकिन फिर आया वैगन माउंट केस, और इसने सब कुछ बदल दिया। अब लागू होता है उचित दूरदर्शिता का परीक्षण।
इसका सीधा सा मतलब है, अदालत ये पूछती है, क्या एक आम समझदार इंसान उस तरह के नुकसान का अंदाजा लगा सकता था? अगर जवाब नहीं है तो जिम्मेदारी नहीं बनती। तो इसे ऐसे समझिए, पुराना नियम एक तरह से डोमिनो इफेक्ट जैसा था। एक गिरा तो सब गिरे और आप सबके लिए जिम्मेदार। लेकिन नया नियम क्रिस्टल बॉल जैसा है। क्या भविष्य में होने वाले नुकसान को पहले से देखा जा सकता था? अगर नहीं तो आपकी जिम्मेदारी भी नहीं। अब कानून अंदाजा लगाने की क्षमता पर जोर देता है, ना कि सिर्फ घटनाओं की चेन पर। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, सामान्य बचाव यानी जनरल डिफेंसेस। इन्हें आप कानून की दुनिया के एग्जिट रूट या सेफ्टी वाल्व की तरह समझ सकते हैं। मतलब भले ही यह साबित हो जाए कि किसी से गलती हुई है, ये कुछ ऐसे तर्क हैं जो उसे जिम्मेदारी से पूरी तरह या कुछ हद तक बचा सकते हैं। लेकिन इन बचावों को देखने से पहले एक बहुत जरूरी टिप। इन सभी सिद्धांतों को समझने के लिए अदालतों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले टेस्ट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। जैसे हमने उचित दूरदर्शिता का टेस्ट देखा। और हां, एक बात गांठ बांध लीजिए, टॉर्ट लॉ में यह कहना कि अरे मुझे पता नहीं था या मुझसे गलती हो गई, ये आमतौर पर कोई बचाव नहीं माना जाता। तो पहला बचाव है वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया। थोड़ा फैंसी नाम है, पर इसका मतलब है सहमति देने वाले को चोट नहीं लगती। सीधा सा नियम है, अगर कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी जोखिम के लिए सहमति देता है तो बाद में वो उस जोखिम से हुए नुकसान के लिए केस नहीं कर सकता। जैसे कोई अगर कार रेस देखने जाता है तो वो इस बात की सहमति दे रहा है कि उसे कोई चोट लग सकती है। लेकिन सहमति का मतलब ये नहीं कि ये एक ब्लैंक चेक है, इसकी अपनी सीमाएं हैं। लक्ष्मी राजन बनाम मलार अस्पताल केस को देखिए। एक मरीज ने अपनी ब्रेस्ट की गांठ हटाने के ऑपरेशन के लिए सहमति दी थी, लेकिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन के दौरान उसका गर्भाशय भी निकाल दिया। अदालत ने साफ कहा कि यह सहमति के दायरे से कोसों दूर था, इसलिए अस्पताल को जिम्मेदार ठहराया गया। अगला बचाव है दैवी कृत्य या एक्ट ऑफ गॉड। देखिए, कानून भी ये मानता है कि इंसान प्रकृति की हर ताकत से नहीं लड़ सकता है। इसलिए अगर नुकसान किसी ऐसी असाधारण प्राकृतिक घटना से हुआ है जिसे कोई इंसान ना तो रोक सकता था और ना ही उसका अंदाजा लगा सकता था, जैसे कोई भयानक भूकंप या सुनामी, तो इसे एक्ट ऑफ गॉड मानकर जिम्मेदारी से छूट मिल जाती है। हमारा तीसरा बचाव है आवश्यकता। ये तब काम आता है जब दो नुकसानों में से एक को चुनना ही पड़े और बड़े नुकसान को टालने के लिए जानबूझकर छोटा नुकसान कर दिया जाता है। यहां इरादा नुकसान करना नहीं, बल्कि किसी को बड़े खतरे से बचाना होता है, जैसे फैलती हुई आग को रोकने के लिए किसी का घर गिरा देना या किसी को बचाने के लिए किसी की प्रॉपर्टी में घुस जाना। तो ये थे टॉर्ट लॉ के कुछ बहुत ही जरूरी सिद्धांत। हमने देखा कि जिम्मेदारी कैसे एक से दूसरे पर जाती है, सरकार कब जिम्मेदार होती है और गलती साबित होने पर भी कौन कौन से बचाव हो सकते हैं। अब इस सब को समझने के बाद एक सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। कस्तूरी लाल मामले को ध्यान में रखते हुए ये सोचने वाली बात है, क्या आज के भारत जैसे एक आधुनिक कल्याणकारी राज्य में सरकार की जिम्मेदारी तय करने के लिए संप्रभु और गैर संप्रभु कामों का ये पुराना बंटवारा अभी भी मायने रखता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगर कानून के ऐसे ही जटिल विषयों को आसान भाषा में समझना पसंद है तो हमारे साथ जुड़े रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।